नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान दो तरफा मोर्चा खोल सकते हैं और हमें इमरजेंसी के लिए रहना होगा तैयार। जी हां दोस्तों, वायुसेना प्रमुख ने दी चौतरफा हमले की चेतावनी। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर इस वक्त की। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लेह में एक गोली से एक दुश्मन को मार गिराने के लिए भारतीय सेना के जवान तैयार, जवानों को मिली नई फायरिंग रेंज। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान के नए सुपर टैक्स डुओ स्टॉक मार्केट, अब इमरान भी उतरे विरोध में। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए अमेरिका ने मांगा भारत का साथ, क्या करेगी मोदी सरकार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि थल सेना, वायुसेना और अग्निवीर भर्ती के बारे में जाने सब कुछ कैसे होगा अप्लाई, आसान तरीका आपको बताएंगे। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। वायुसेना प्रमुख ने दी चौतरफा हमले की चेतावनी। चीन और पाकिस्तान दो तरफा मोर्चा खोल सकते हैं, हमें इमरजेंसी के लिए रहना होगा तैयार। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चीन। भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि दोनों दुश्मन देश भारत के लिए खतरा बने हुए हैं और अब इस बात की तस्दीक एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने भी कर दी है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक साथ हमले की आशंका जताते हुए कहा है कि भारत को पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर फैली अशांति और अस्थिरता को टू फ्रंट कंटिजेंसी यानी दो तरफा हमला की स्थिति के तौर पर देखना चाहिए और इसी के मुताबिक अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि भारत पर हर तरफ से हमला किया जा सकता है। मिलिट्री स्टैंड ऑफ से लेकर खुफिया जानकारी के गलत इस्तेमाल और पावर सोर्सेज के हैक किए जाने तक सब कुछ भी हो सकता है और ऐसे में भारत के सुरक्षा सिस्टम और क्षमताओं को चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेह में एक गोली से एक दुश्मन को मार गिराने के लिए भारतीय सेना के जवान तैयार, जवानों को मिली नई फायरिंग रेंज। जी हां दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन पाकिस्तान से सटी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रही भारतीय सेना के जवान पक्का निशाना साध कर एक गोली से एक दुश्मन को मार गिराने के लिए तैयार हो रहे। लेह के दूर दराज इलाके में सैनिक सटीक निशाना साधने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। रविवार को लेह में सेना की उत्तरी कमान की 14 कोर के जीसीओ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेनगुप्ता ने नए फायरिंग रेंज का उद्घाटन किया और इस फायरिंग रेंज पर रविवार को जेसीओ की मौजूदगी में भारतीय सेना के जवानों ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर नियंत्रण रेखा व वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा के लिए अपनी तैयारियों का परिचय दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के नए सुपर टैक्स से डूबा स्टॉक मार्केट और अब इमरान खान भी उतरे विरोध में। जी हाँ दोस्तों, एक ओर श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। ऐसे में पड़ोसी मुल्क की वित्तीय सेहत को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उद्योगों पर सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया है और इसके बाद पिछले हफ्ते पाकिस्तानी शेयर बाजार जहां एक झटके में डूब गया, वहीं अब इसके खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी मैदान में उतर आए हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा उद्योगों पर सुपर टैक्स की घोषणा करने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2000 अंक से अधिक का गोता लगा गया और निवेशकों का हाल बेहाल कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वैश्विक संकट से निपटने के लिए अमेरिका ने मांगा भारत का साथ, क्या मोदी सरकार करेगी मदद। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से भारत की मदद मांगी है और रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ की बात कही है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने शनिवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक गहरी साझेदारी है और भारत चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में भारत रूस के खिलाफ प्रेशर बनाने का काम करे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने शनिवार को कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत सहित अन्य देश यूक्रेन संघर्ष के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध के दौरान उसकी कीमत और युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है ये बताने के लिए अमेरिका की मदद करें। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक गहरी साझेदारी साझा करता है, लेकिन वाशिंगटन चाहता है कि यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो। उन्होंने कहा कि हम खुश हैं कि भारत हमारे साथ आ रहा है और भारत के साथ एजेंडे पर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। हमारी उनके साथ बहुत गहरी साझेदारी है और यहाँ तक कि रक्षा जगत में भी तेल पर भारत को भी संदेश दिया है अमेरिका ने। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंडियन एयरफोर्स, अग्निपथ रिक्रूटमेंट, थल सेना, वायुसेना में
अग्निवीरों की भर्ती के बारे में कुछ जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में अग्निपथ योजना 2022 की भर्ती चल रही है और इसके तहत भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में हजारों अग्निवीरों की बहाली की जाएगी। पहले चरण में भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया बीते दिन आरंभ हो गई है। अग्निपथ योजना 2022 के तहत अग्निवीर बनने के इच्छुक उम्मीदवार के लिए यहां बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण तिथियां, पात्रता मानदंड और अन्य आवश्यक विवरण क्या है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अग्निपथ योजना 2022 की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 14 जून को की थी। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आयु सीमा 17.5 साल से 23 साल तक है। पात्रता मानदंड जो है वो 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास है। भर्ती प्रशिक्षण अवधि 4 साल की अवधि के लिए उम्मीदवारों को सेवा अधिनियम के तहत नामांकित किया जाएगा। और वित्तीय पैकेज की बात करें तो प्रथम वर्ष लगभग 4.76 लाख रुपए, चौथे वर्ष में 6.92 लाख रुपए तक राशन, पोषक, यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। सेवा विधि पैकेज की बात की जाए तो मृत्यु मुआवजा और विकलांगता मुआवजा भी दिया जाना है। दोस्तों आपको बता दें कि आवेदन की तारीख जुलाई 2022 है और आवेदन करने की अंतिम तारीख घोषित करना भी बाकी है और लिखित परीक्षा से भर्ती होने वाली है। तिथि की घोषणा आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी। और आपको बता दें कि @joinindianarmy.nic.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना 20 जून 2022 को ही जारी हो गई थी। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए योग्यता मानदंड हर पद के लिए अलग अलग है। हालांकि सभी पदों के लिए आयु सीमा समान है, यानी 17.5 से 23 वर्ष तक। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अजमेर में नुपुर शर्मा के समर्थन में उमड़ी भीड़ और कहीं हुआ हनुमान चालीसा का पाठ तो कहीं निकला शांति मार्च। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पक्ष में अजमेर में हिंदू समाज के लोगों ने कई कार्यक्रम किए और इस दौरान कहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया गया तो कहीं शांति मार्च निकालकर नुपुर के पक्ष में समर्थन जताया गया। नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू देवी देवताओं के अपमान के विरोध में अजमेर में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों ने जहां नुपुर को लेकर की जा रही बयानबाजी के खिलाफ विरोध जताया तो वहीं हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की भी निंदा की। और आपको बता दें दोस्तों कि अजमेर शहर में जहां सकल हिंदू समाज ने शांति मार्च निकाला तो वहीं दूसरी ओर जिले के केकड़ी कस्बे में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजमगढ़ से बड़ी खबर। आजमगढ़ रामपुर में खिल गया कमल। पीएम मोदी ने उपचुनाव में मिली जीत को बताया ऐतिहासिक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम रजा को 42,000 वोटों से हरा दिया है। वहीं आजमगढ़ उपचुनाव में भाजपा के दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मात दे दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रणजी ट्रॉफी में रचे इतिहास से गदगद हुए शिवराज और सिंधिया, बोले जय मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मध्य प्रदेश ने पहली बार खिताब अपने नाम किया है। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी की सबसे सफल टीम मुंबई को मात दी और पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। इस ऐतिहासिक मौके पर राजनेता भी अपनी खुशी नहीं रोक पाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस जीत से गदगद दिखे। दोस्तों रुक करते नाटो से जंग की तैयारी में रूस। पुतिन ने बेलारूस के तानाशाह को परमाणु मिसाइल देने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में जारी जंग के बीच अब रूस और नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रूस ने ऐलान किया है कि वो अपने पड़ोसी दोस्त बेलारूस में परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइल तैनात करने जा रहा है। और इससे पहले बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने शनिवार को मॉस्को में आरोप लगाया था कि परमाणु हथियारों से लैस नाटो के फाइटर जेट उनके देश की सीमा के पास आ रहे हैं। दोस्त की शिकायत के बाद पुतिन ने अब इस्कंदर एम मिसाइल को देने का ऐलान कर दिया है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत से रिश्ते को सही करने के लिए तड़प रहा है पाकिस्तान। दोस्ती को क्या तैयार होंगे मोदी और शहबाज। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, अरबपति मियां मानशाह भारत से अच्छे रिश्ते की वकालत कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया कि नई दिल्ली के साथ संबंध तोड़ना खुद पाकिस्तान के हित में नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग है। पाकिस्तान छोड़ चुके अमेरिका में पूर्व पाकिस्तानी राजदूत हुसैन हक्कानी का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ व्यापार शुरू हो सकता है, लेकिन कुछ बड़ा होना बहुत कठिन है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों के शोपिया में तलाशी अभियान जारी, आतंकी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के शीरमाल शोपिया में शनिवार को उस समय गोलियों की आवाज़ गूंज उठी जब सुरक्षा बलों के एक दस्तीगल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। जवानों ने भी जवाबी फायर किया और मुठभेड़ शुरू हो गई। देर रात तक सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा था। सुरक्षा बलों ने 3 के करीब आतंकियों की घेराबंदी की है और फिलहाल सुबह ही मुठभेड़ जारी है। श्रीनगर जोन पुलिस का कहना है कि शोपिया में जिस जगह पर आतंकी छिपे थे वहां से रात को अंधेरे का लाभ उठाकर वो भाग निकले हैं। अलबत्ता अभी भी आसपास के क्षेत्रों में सेना, सीआरपीएफ और सेना का संयुक्त तलाशी अभियान जारी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमरनाथ श्रद्धालुओं की रक्षा करेगा त्रिनेत्र कवच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकी लाख साजिशें रचने पर सुरक्षा बलों ने श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित बनाने की बेजोड़ तैयारी कर ली है और जंगल, पहाड़, दरिया, शहर जहां भी श्रद्धालु होंगे ऑपरेशन त्रिनेत्र का कवच हर पल उनकी रक्षा करेगा। इसके साथ ही विघटनकारी तत्वों को चिन्हित कर उनका संहार भी करेगा। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे से हर पल यात्रा पर नजर रहेगी ही। RFID से श्रद्धालु सुरक्षा एजेंसियों की आंखों से पल भर में ओझल नहीं हो पाएंगे। एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम से सभी पर लगातार नजर बनी रहेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के शिविर में 500 से 700 आतंकी ले रहे हैं ट्रेनिंग, 150 दहशतगर्द घुसपैठ की फिराक में। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मनसेरा, कोटली और मुजफ्फराबाद में स्थित करीब 11 आतंकी शिविरों में 500 से 700 आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ मौजूद लॉन्चिंग पैड पर करीब 150 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है और ये खुलासा श्रीनगर में सेना के एक अधिकारी ने किया है। अधिकारी के मुताबिक इन आतंकी शिविरों में आतंकियों को 21 दिन की दौराए आम और फिर 3 महीने की दौराए खास ट्रेनिंग दी जाएगी। और अधिकारियों ने कहा है कि इस साल अब तक घाटी में नियंत्रण रेखा पर कोई सफल घुसपैठ नहीं हुई है। आतंकवादियों का एक समूह आया था और उसे बांदीपोरा और सोपोर में हुई मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है। और सैन्य अधिकारी के मुताबिक घुसपैठ केवल घाटी के रास्तों से ही नहीं होती है। आतंक अब अन्य मार्ग पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे अब आतंकी राजौरी, पूछ मार्ग, पीर पंजल के दक्षिण के इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जर्मनी में गूंजा हर हर मोदी। G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को म्यूनिख पहुंचे और इस दौरान वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और शक्तिशाली समूह एवं उसके सहयोगी देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। म्यूनिख में भारतीय समुदाय हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचा। लोग उनके पैर छूने के लिए दौड़े और हर हर मोदी के नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री ने भारतीयों के करीब जाकर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और विदेशी धरती पर अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। दर्जनों भारतीयों ने मोदी के साथ सेल्फी ली और भारत माता की जय के नारे लगाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजम खान का गढ़ रामपुर छीनने की और बीजेपी। आजमगढ़ में भी सपा पीछे, त्रिपुरा में सीएम मणिक जीते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देश की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं और वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और 2-3 घंटे में स्थिति साफ हो गई है। और आपको बता दें कि खास सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़, पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट जो कि भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई है, ये शामिल है। और इसके अलावा दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर में सेंध लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में सपा पीछे हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सेंध लगा दी है। दोस्तों आप इस खबर को कैसे देखते हैं? वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, टकराया पक्षी। वाराणसी से जा रहे थे लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चॉपर की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से पक्षी के टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्टेट प्लेन से सीएम योगी आदित्यनाथ अब लखनऊ के लिए रवाना होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने किया आपातकाल को याद। मन की बात
में कहा, लोकतंत्र को हुआ था कुचलने का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित उन्होंने किया और अपने संबोधन में उन्होंने आपातकाल पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान भारत के लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की यह हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा तक नहीं जा सकता था और इसके बावजूद भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही आपातकाल को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तानाशाही की मानसिकता को, तानाशाही की वृत्त प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान लोगों के संघर्ष का गवाह रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला। आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें आपातकाल के भयानक दौर को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन का अधिकार लोगों से छीना गया था, इसके बावजूद लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास नहीं खोया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर शिव सैनिकों के प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को दी है सुरक्षा। घरों के बाहर सीआरपीएफ के जवान कर दिए गए हैं तैनात। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिव सैनिक लगातार बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते बागियों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बताया गया है कि शिंदे गुट के 16 विधायकों के घर पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार ने यह फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद लिया है। शनिवार 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है और शाम तक सभी विधायकों के घर पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी जाएगी और इन विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार से पहले एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र सरकार से भी अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगी थी। हालांकि इसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि विधायकों की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। साथ ही जिन विधायकों के घर पर तोड़फोड़ की गई वहां पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी जारी किए गए थे और इसी बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी बागी विधायकों के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की थी और उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हालांकि अब हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान को बड़ा झटका मिला, कर्मों का फल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को पालने में सबसे बड़ा हाथ सऊदी अरब का है, लेकिन अब उसी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुंह से निवाला छीन लिया है। पाकिस्तान ने एक गलती की और उसके हाथ से 20 अरब डॉलर निकल गए और एक बार फिर इमरान खान ने पाकिस्तान को बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में G20 समिट के आयोजन पर भड़का पाकिस्तान, भारत के खिलाफ जमकर उगला जहर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन को लेकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। पाकिस्तानी विदेश विभाग ने हर बार की तरह इस बार भी बयान जारी कर भारत के फैसले की निंदा की है। बयान में दावा किया गया है कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान ने झूठा आरोप लगाया कि ये क्षेत्र 1947 से भारत के जबरन और अवैध कब्जे में है और ये विवाद 7 दशकों से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में बना हुआ है, जबकि पूरी 7 दशकों से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में बना हुआ है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी विदेश विभाग ने अपने घिसे पीटे आरोप को दोहराते हुए जम्मू और कश्मीर में व्यापक अत्याचार और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का जिक्र किया। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे से चिड़े हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में एक तरफा और अवैध कार्रवाइयों का जिम्मेदार बता दिया और विभाग ने दावा किया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय सेना के एक्शन में 639 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रिक्स में आखिर भारत को क्या हुआ हासिल? सीमा विवाद के बीच आमने सामने चीन और भारत। एक्सपर्ट्स व्यू क्या है आपको बता दें दोस्तों कि ब्रिक्स का 14वां सम्मेलन वर्चुअल मोड में संपन्न हो गया है। ये सम्मेलन चीन में होना था, लेकिन भारत के विरोध के चलते बीजिंग के बजाय ऑनलाइन का विकल्प चुना गया। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर 2 साल से बने हुए गतिरोध के चलते ये फैसला किया गया था। हालांकि चीन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने और चीन में ब्रिक्स के आयोजन के लिए सहमति बनाने की कोशिश की थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस साल 24 मार्च को भारत यात्रा पर आए थे।
चीन की कोशिश थी कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए बीजिंग आए, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत को इस ब्रिक्स सम्मेलन में क्या हासिल हुआ? क्वाड के साथ भारत ने ब्रिक्स में अपनी मौजूदगी का क्या संदेश दिया? दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि ब्रिक्स संगठन की वर्चुअल बैठक में भारत को क्या हासिल हुआ, ये सवाल काफी अहम है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स इस लिहाज से तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।